राष्ट्रवाद, हम ये शब्द कितना सुनते हैं, है ना? पर क्या ये हमेशा से था? जवाब है नहीं। ये तो एक विचार है, एक कहानी है, और इसकी कहानी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बड़ी नाटकीय है, जिसने हमारी आज की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए आज इसी विचार की कहानी में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, ये जो देश आज हमें नक्शे पर दिखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, उन्हें बनाया गया, उनकी कल्पना की गई और अक्सर उनके लिए खून पसीना एक किया गया, लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। साल था 1848 और एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने कुछ तस्वीरों की एक सीरीज बनाई। इन तस्वीरों में उन्होंने एक ऐसे दुनिया की कल्पना की, एक ऐसी दुनिया जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बनी हो। ये एक बहुत ही खूबसूरत, एक आदर्शवादी सपना था। सोरियो का ये सपना असल में आज़ादी का एक जश्न था। देखिए, यहाँ हर उम्र, हर तबके के लोग, स्त्री पुरुष, सब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की वंदना करते हुए एक जुलूस में चल रहे हैं। जमीन पर देखिए, राजाओं के टूटे फूटे ताज और सिंहासन बिखरे पड़े हैं। ये संकेत है कि अब तानाशाही का अंत हो चुका है। और ऊपर आसमान से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते देशों के बीच भाईचारे का आशीर्वाद दे रहे हैं। वाकई उम्मीद से भरी एक तस्वीर थी ये। तो सवाल उठता है, आखिर ये राष्ट्र है क्या? इस सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब दिया फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने। उन्होंने कहा कि कोई भी देश सिर्फ एक जैसी भाषा बोलने वालों या एक ही नस्ल के लोगों से नहीं बनता। नहीं, ये बनता है एक साझे इतिहास से, कुर्बानियों से और मिलकर कुछ महान करने की इच्छा से। और उनकी सबसे क्रांतिकारी बात, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र का होना एक रोजाना होने वाला जनमत संग्रह है। मतलब देश का वजूद इस बात पे टिका है कि उसके लोग रोज उसे चुनते हैं, अपनी सहमति देते हैं। सोचिए, एक देश लोगों की रोज की एक सचेत पसंद है। तो ये खूबसूरत सा विचार एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत कैसे बन गया? इसकी शुरुआत हुई एक धमाके से, और वो धमाका था फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, 1789 से पहले फ्रांस कैसा था? एक राज्य जहां लोग राजा की प्रजा थे, सारी वफादारी राजा के लिए थी। लेकिन क्रांति ने सब कुछ पलट कर रख दिया। ऐलान हुआ कि अब से संप्रभुता, मतलब शासन करने की सबसे बड़ी ताकत राजा के हाथ में नहीं होगी। वो ताकत अब फ्रांस के नागरिकों को सौंप दी गई है। मतलब अब लोग ही देश बनाएंगे और लोग ही उसकी किस्मत तय करेंगे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये जमीन आसमान का फर्क था। पर सवाल ये है कि इतने सारे लोगों में एक जैसी पहचान, एक अपनेपन की भावना जगाई कैसे जाए? इसके लिए क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए। उन्होंने ला पैट्री यानी पितृभूमि और ले सिटोएन यानी नागरिक जैसे विचारों को आम किया। राजशाही झंडे की जगह नया तिरंगा झंडा आया। पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए और फ्रेंच को राष्ट्र की आम भाषा के तौर पर बढ़ावा दिया गया। ये एक तरह से एक राष्ट्र को घड़ने की पूरी इंजीनियरिंग थी। और फिर एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। बड़ा ही दिलचस्प किरदार था ये। एक तरफ तो वो अपनी सेनाओं के साथ जहां भी गया, क्रांति के विचार लेकर गया। उसका जो नेपोलियनिक कोड था, उसने जन्म से मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए और कानून के सामने सबको बराबर बना दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। उसकी जीतों ने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, और जिन इलाकों को उसने जीता, वहां फ्रांसीसी शासन के खिलाफ ही राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा हो गई। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। राष्ट्रवाद का ये जो विचार था, वो अब सिर्फ राजनीति या जंग तक ही सीमित नहीं रहा। अब वो संस्कृति, भाषा और हमारी भावनाओं का हिस्सा बनने लगा। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई एक कल्चरल मूवमेंट ने, जिसका नाम था रोमांटिसिज्म या रोमांटिकतावाद। इसके जो विचारक और कलाकार थे, उनका मानना था कि किसी भी देश की असली नींव उसकी साझी संस्कृति में होती है, उसकी आत्मा में होती है, ना कि सिर्फ तर्क और विज्ञान में। और देखते ही देखते संस्कृति एक राजनीतिक हथियार बन गई। जर्मन दार्शनिकों ने कहा कि देश की सच्ची आत्मा, जिसे उन्होंने वॉल्क्सगाइस्ट कहा, वो तो आम लोगों के लोकगीतों और कहानियों में बसती है। जो ग्रिम ब्रदर्स थे, उन्होंने परियों की कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए इकट्ठी नहीं की, बल्कि एक अलग जर्मन पहचान बनाने के लिए की। उधर पोलैंड पर रूस का कब्जा था, तो वहां अपनी पोलिश भाषा बोलना भी गुलामी के खिलाफ एक विरोध का तरीका बन गया। फिर आया साल 1848
पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर सी उठ गई। लिबरल्स ने यानी उदारवादियों ने लोगों के शासन वाले एकजुट देश बनाने की कोशिश की। जैसे जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने एक संविधान बनाने की भी कोशिश की। लेकिन इन सारी क्रांतियों को राजाओं और उनकी फौजों ने बेरहमी से कुचल दिया। एक पल को लगा कि सपना शायद टूट गया है, पर वो विचार वो अभी भी जिंदा था। और यहीं से राष्ट्रवाद ने एक और ज्यादा क्रूर मोड़ लिया। सोच ये थी कि अगर लोग नीचे से देश नहीं बना सकते तो क्या हुआ, शायद हुकूमत ऊपर से बना सकती है, जबरदस्ती, ताकत के दम पर। जर्मनी की मिसाल लेते हैं। 1848 में जब उदारवादियों की कोशिश फेल हो गई तो प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने कमान संभाली और उसका तरीका बिल्कुल अलग था। उसे भाषणों या वोटिंग पर यकीन नहीं था, उसे यकीन था ब्लड एंड आयरन पर, यानी खून और लोहे पर, मतलब जंग पर। और जैसा कि हम देख सकते हैं, उसने 7 साल के अंदर 3 बड़ी जंगें जीती और जर्मनी को एक कर दिया। पर ये लोगों का बनाया हुआ देश नहीं था, ये ऊपर से थोपा गया एक साम्राज्य था। ये राष्ट्रवाद का एक नया तानाशाही वाला चेहरा था। इटली की कहानी भी कम ड्रामेटिक नहीं थी, लेकिन वहाँ मामला थोड़ा अलग था। ये ऊपर से की गई सियासत और नीचे से हुई क्रांति का एक मिला-जुला खेल था। देखिए, नॉर्थ में तो चतुर मिनिस्टर केवूर ने फ्रांस के साथ मिलकर कूटनीति से ऑस्ट्रिया को हराया, और उसी वक्त साउथ में जोशीले क्रांतिकारी ग्यूसेप गैरिबाल्डी ने अपनी रेड शर्ट सेना के साथ दक्षिणी इटली को आजाद करा लिया। एक तरफ राजनेता, दूसरी तरफ क्रांतिकारी। जब ये 2 ताकतें मिली, तब जाकर एक बिखरा हुआ इटली एक देश बन पाया। तो अब ये नए नए देश तो बन गए, पर देश या राष्ट्र जैसी चीज जिसे हम छू नहीं सकते, उसे कोई शक्ल, कोई चेहरा कैसे दिया जाए? इसका जवाब कलाकारों ने दिया, रूपकों से, और खास तौर पर नारी रूपकों से। जैसे फ्रांस के लिए बनी मारियान और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये तो मतलबों से, प्रतीकों से भरी हुई थीं। जैसे जर्मेनिया को ही देखिए, उसके सिर पर जो बलूत के पत्तों का मुकुट है, वो बहादुरी का प्रतीक है। हाथ में तलवार है, मतलब लड़ने को तैयार हैं। लेकिन तलवार पर जैतून की डाली भी लिपटी है, जिसका मतलब है कि हम शांति भी चाहते हैं। ये एक तरीका था पूरे देश की सोच को एक तस्वीर में कैद करने का। लेकिन जैसे जैसे 19वीं सदी खत्म होने को आई, राष्ट्रवाद की कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक और अंधेरा मोड़ लेना शुरू कर दिया। एकता और आजादी का वो खूबसूरत सपना अब एक बुरे सपने में तब्दील होने वाला था। राष्ट्रवाद, जो कभी आजादी का पैगाम लेकर आया था, अब बहुत संकीर्ण और आक्रामक हो चुका था। अब बात हम की कम और हम बनाम वो की ज्यादा होने लगी थी। राष्ट्रवादी गुट एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और बस लड़ने मरने को तैयार बैठे थे। अब सोचिए, ये कितना खतरनाक कॉकटेल बन रहा था, जब हर देश खुद को सबसे महान समझने लगे और दूसरे देशों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य फैलाना चाहे। तो फिर क्या होता है? इसका जवाब मिला बाल्कन नाम के एक इलाके में। इसे यूरोप का बारूद का ढेर भी कहा जाता था। ये इलाका कभी ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था और यहाँ बहुत सारी अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा, यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी की मांग करनी शुरू कर दी। और मामला तब और भी बिगड़ गया जब यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों ने अपना खेल शुरू कर दिया। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, हर कोई बाल्कन पर अपना दबदबा चाहता था। उन्होंने वहां के राष्ट्रवादी झगड़ों में घी डालने का काम किया ताकि वो अपना फायदा निकाल सकें। इससे उनके बीच की दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ गई और बारूद के इस ढेर में आखिरकार 1914 में आग लग ही गई। बाल्कन में हुई एक राष्ट्रवादी झड़प ने एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया जिसने पूरे के पूरे यूरोप को पहले विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। तो ये थी राष्ट्रवाद की कहानी, एक ऐसा विचार जिसकी शुरुआत आज़ादी और भाईचारे के एक खूबसूरत सपने से हुई थी, लेकिन 100 साल से भी कम में वो एक भयानक, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले दुस्वप्न पर जाके खत्म हुआ। ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या राष्ट्रवाद की फितरत ही ऐसी है? क्या ये लोगों को जोड़ता है या फिर हमेशा लड़ाई झगड़े की वजह ही बनता है? इसका जवाब शायद आज भी लिखा जा रहा है।